हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज़ भव्यदीप पाटीदार एंड वेलकम टू कक्षा 13। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए मध्य प्रदेश की डिजिटल यात्रा लेकर आने वाला हूं और आज है 3 जुलाई। हम क्या करने वाले हैं, इस डिजिटल यात्रा में हम मध्य प्रदेश के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को उन डिस्ट्रिक्ट्स के बेसिस पर पढ़ने वाले हैं। मध्य प्रदेश जीके को हम डिस्ट्रिक्ट वाइज कवर करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा टूर ऑफ मध्य प्रदेश है, जिसमें हम डिजिटल यात्रा करेंगे, उसमें हमने जो जिला लिया है वो है धार जिला। क्लियर? तो धार जिले की जानकारी के लिए चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करें तो मध्य प्रदेश आपको दिखेगा। मध्य प्रदेश में ये धार जिला है। मतलब अगर आप मध्य प्रदेश को ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में डिवाइड करते हैं कुछ इस तरीके से, तो आपको मध्य प्रदेश में वेस्टर्न साइड में, है ना, किस साइड में, वेस्टर्न साइड में आपको कौन दिखने वाला है, धार मिलने वाला है। ये बात हम करेंगे, ये ज्योग्राफिकल बात है कि आपका धार जो है वो मध्य प्रदेश के किस साइड है, तो वो आपके वेस्टर्न साइड में है। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसकी जानकारी देते हैं। देखिए आपके पास ये धार जिले का मैप है। धार जिला कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। अगर हम उसकी पॉलिटिकल बाउंड्री की बात करते हैं, राजनीतिक सीमाओं की बात करते हैं, अब इसमें क्या क्या फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है जो हमें जानना जरूरी है। देखिए सबसे पहले धार जो है, इसका पुराना नाम जो है ये है धारा नगरी, है ना। धार को पहले धारा नगरी के नाम से जाना जाता था। अब आप पूछेंगे ये धारा नगरी क्यों बोला जाता था, तो धारा नगरी के पीछे रीजन है। ये एक ऐसी सिटी है जो कई सारे वॉर को देख चुकी है, कई सारे युद्ध हो चुके हैं यहाँ पर। तो ये जो धारा लिखा है, धारा का मतलब यहाँ पर एक अपनी तलवार की धार से है। किससे है ये? तलवार की धार जो होती है उससे है। तो इसलिए इसका नाम धारा नगरी है। तलवार की धार से ये लिया गया है, इंस्पायर्ड है, इसलिए इसका नाम धारा नगरी था। आज की डेट में आप इसको धार के नाम से जानते हैं। क्लियर? ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा सा जानना जरूरी था। उसके बाद इसको राजा भोज की नगरी भी बोला जाता है। राजा भोज यहाँ के प्रतापी शासक रहे हैं, इस वजह से ये बोला जाता है। अगली बात करें तो डायनासोर जीवाश्म नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है, अगर ये बात आती है, यह भी ज्योग्राफी का पार्ट है, तो वो भी हमारे धार जिले में स्थित है। यहाँ क्या हुआ है, तो यहाँ पर हमें डायनासोर के अंडे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद धार जिले में फड़के स्टूडियो है, जिसके बारे में कई एग्जाम्स में पहले क्वेश्चन आ चुका है। फड़के स्टूडियो, पहली चीज आपसे प्लेस पूछा जाता है कहाँ पर है, आप आंसर करेंगे धार जिले में है। और दूसरा इसका जो क्वेश्चन आता है वो ये है कि ये जो फड़के स्टूडियो है ये किससे संबंधित है, किस चीज के लिए ये फेमस है, तो आप आंसर याद रखिएगा, मूर्ति कला के लिए ये फेमस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे हमारे धार के किले का। ये है आपका धार का फोर्ट। पहली बात यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, धार का किला जो है ये किसने बनवाया, आपके सामने आंसर है एमबीटी। एमबीटी का मतलब होता है मोहम्मद बिन तुगलक, हम इसको शॉर्ट में मोहम्मद बिन तुगलक को एमबीटी लिखते हैं। दूसरा 14th सेंचुरी का है, ठीक है, कोई बात नहीं, 1344 के समथिंग की बात है, ये 1344 के आसपास की, जब धार का किला बनवाया गया था। किससे निर्मित है, तो लाल बलुआ पत्थर से ये बनाया गया है। एक छोटी सी जानकारी है, ये याद रखना है आपको। उसके बाद हम बात करते हैं धार के अंदर एक बहुत ही फेमस सिटी जो है मांडू। ठीक है, और ये मांडू जो है, ये मांडू सिटी ऑफ जॉय के नाम से फेमस है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, धार के अंदर राजा भोज द्वारा निर्मित एक बहुत ही सुंदर शिव मंदिर है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर धार में याद रखना है अगला पॉइंट, वो क्या है, तो खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है। खरमोर पक्षी जो है मध्य प्रदेश में कहाँ पर संरक्षित किया जा रहा है, तो क्वेश्चन आता है आपके पास कि आपके 4 ऑप्शन होंगे, उनमें आपको सरदारपुर अभयारण्य का नाम मिलेगा। सरदारपुर, सेलाना, आपका और 2-3 अभयारण्य के ऑप्शन दे देंगे। आपको याद रखना है खरमोर पक्षी जो है उसको कंजर्व कहाँ कर रहे हैं हम, सरदारपुर वाले अभयारण्य में, मतलब सरदारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। अब सरदारपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो अगेन ये धार में है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बाघ की गुफाएं। बाघ की गुफाएं बहुत फेमस है, प्रीवियस ईयर पेपर में, अभी रिसेंटली 2-3 पेपर में भी ये पूछ लिया गया है, बाघ की गुफाएं। तो बाघ की गुफाएं भी आपको कहाँ मिलने वाली है, धार में मिलने वाली है। क्लियर ये बात? इसके बाद और आगे बढ़ते हैं, क्या जानकारी हमें इंपॉर्टेंट है जो देखना है। तो देखिए अब एक फेमस व्यक्ति का नाम हमने लिया है जो है राजा भोज। राजा भोज, वैसे तो आपने इनका सबने नाम सुना होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, बट इनके बारे में कुछ ऐसी जानकारी अभी आपको मिलेगी जो हो सकता है कि आपने नहीं सुनी हो। तो देखिए पहली बात, राजा भोज जो है इन्होंने मालवा पर अधिकार किया था। ठीक है, और इनकी जो कैपिटल रही है वो धार रही है। प्रीवियस ईयर पेपर में ही कुछ समय पहले ये पूछा गया है कि राजा भोज की कैपिटल क्या रही है, तो वो रही है धारा नगरी। ऑप्शन में उन्होंने धार नहीं दिया था, उन्होंने धारा नगरी दिया था, भोपाल दिया था।
दो ऑप्शन और कुछ थे, याद नहीं, बट हाँ याद रखिएगा राजा भोज ने जो अपनी कैपिटल या राजधानी बना के रखी थी वो धारा नगरी को बना के रखी थी, पहली बात। ठीक है, शिव मंदिर बनवाया, हमने बात कर ली। यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है, इसको मध्य भारत का सोमनाथ कई जगह पर लिखा है, आपको इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, राइट, है ना। वो मध्य प्रदेश के सोमनाथ वाली जहां पर बात आती है, या पूर्व का सोमनाथ जो आता है वो भोजपुर का टेम्पल है जो रायसेन में है। नेक्स्ट, राजा भोज जो है इन्होंने संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि संस्कृत विश्वविद्यालय धार में जो है किसने बनवाया था, तो राजा भोज ने बनवाया। अब राजा भोज की और उपलब्धि देखें, वहीं पर देखिए एक लिखा है जो आज भोजशाला के नाम से फेमस है। किस नाम से फेमस है ये? भोजशाला। ये जो भोजशाला है इस पर अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार किया था। हम देखेंगे अलाउद्दीन खिलजी कब आते हैं, थोड़ी देर बाद। तो भोजशाला पर अलाउद्दीन खिलजी ने अधिकार किया और उसको मस्जिद में बदल दिया था। तो एक पॉइंट ये है, आपने अक्सर सुना होगा धार जिले के बारे में कि यहाँ पर एक डिस्प्यूट चलता रहता है बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स। कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है, दंगे वगैरह हो जाते हैं, क्योंकि हिंदू जो हैं वो वहाँ पर सरस्वती माता या वाग देवी की पूजा के लिए जाते हैं, है ना, बसंत पंचमी के आसपास। और जो ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया था उसकी वजह से वहाँ पर मस्जिद भी स्थित है, तो दोनों धर्मों के बीच में क्लैश चलता रहता है। लेकिन अब ये चीज़ दोनों समुदायों ने अच्छे से समझ ली है और नॉर्मल हो गया, अब कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वहीं पर हम बात करते हैं जो आपका संस्कृत विश्वविद्यालय है, यहाँ पर मूर्ति किनकी है, तो यहाँ पर मूर्ति जो है वो वाग देवी की है। अभी वाग देवी की जो मूर्ति है ना, यहाँ पर आपको एक पॉइंट और याद रखना है, ये न्यूज़ में रह रही है। वाग देवी की मूर्ति न्यूज़ में है, और क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो याद रखिएगा। देखिए, वाग देवी जो है, वाग देवी की मूर्ति कहाँ पर थी, तो पहली बात तो आप याद रखिए संस्कृत विश्वविद्यालय में मंदिर बनवाया गया और वहाँ पर इनकी मूर्ति स्थापित की गई थी। लेकिन ब्रिटिशर्स अपने साथ इसको ले गए और इन्होंने इसको रखा हुआ है ब्रिटिश के म्यूजियम में या ब्रिटेन के म्यूजियम में। कहाँ रखी हुई है ये? ब्रिटेन के संग्रहालय में रखी हुई है। अब उसको वहाँ से लाने का पूरा प्रयास चल रहा है। ठीक है, तो ये अक्सर आपको न्यूज़ में देखने को मिलेगी बात कि हमारी वाग देवी की मूर्ति जो है या प्रतिमा जो है ये ब्रिटेन से वापस इंपोर्ट की जाने वाली है। नेक्स्ट आपका है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, आपने सबने नाम सुना होगा ज्ञानपीठ अवार्ड का। ज्ञानपीठ अवार्ड जो है उस पर जो एक देवी की मूर्ति अंकित की गई है, मिंट की गई है, वो देवी है वाग देवी। ठीक है, तो ये जनरल फैक्ट है। वाग देवी की मूर्ति को कौन से अवार्ड पर प्रिंट किया गया है, या उल्टा ज्ञानपीठ अवार्ड पे कौन सी देवी की प्रतिमा को अंकित किया गया है, तो वो वाग देवी है। क्लियर यहाँ तक? इसके बाद और आगे देखते हैं। चलिए, अब ये आपके पास है धार। ठीक, इस धार का थोड़ा सा अगर अपन पॉलिटिकल व्यू देखें या पॉलिटिकल स्टेटस देखें, तो आपको धार में पॉलिटिकली अगर आप देखेंगे तो पॉलिटिकल वे में आपको धार में क्या मिलेगा, तो इसकी एक तो आप ये जो बाउंड्री देख रहे हैं ये पॉलिटिकल बाउंड्री कहलाती है। क्लियर? पहली चीज़ तो ये है, ये बाउंड्री क्या कहलाती है? पॉलिटिकल बाउंड्री। दूसरा पॉइंट अगर अपन देखें, यहाँ पर कितनी तहसील है, तो आप देखेंगे 9 तहसील मिलने वाली है। दूसरा 13 ब्लॉक है ना, विकास खंड जो होते हैं, और 24 पुलिस स्टेशन है। तो ये एक छोटा सा फैक्ट है, 9 तहसीलें हैं, 13 यहाँ पर ब्लॉक हैं, और 24 जो है वो क्या हैं? आपके पुलिस स्टेशन। ठीक है, ये आपके मध्य प्रदेश के धार जिले की बाउंड्री है। क्लियर? मध्य प्रदेश के अंदर धार जिले की बाउंड्री ये देखने को मिलेगी। फैक्ट यहाँ से एक दो याद रखेंगे आप। पहला फैक्ट आप याद रखना, हमारा जो पीथमपुर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो पीथमपुर है वो कहाँ है, तो पीथमपुर धार डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। ठीक है, पीथमपुर को आप मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट। इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है पीथमपुर को। क्लियर? अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आपको ध्यान देने वाली ये है कि ये जो मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट है किसके लिए फेमस है, पीथमपुर किसके लिए फेमस है, तो ये है फेमस ऑटोमोबाइल्स के लिए। किसके लिए? ऑटोमोबाइल्स के लिए। ठीक है, ऑटोमोबाइल्स मतलब यहाँ पर वाहन बनाए जाते हैं। क्लियर? डेट्रॉइट क्या है, तो यूएस में एक जगह है जिसका नाम डेट्रॉइट है, वो भी ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस था, इसलिए हमने पीथमपुर को बोला ये हमारे मध्य प्रदेश का डेट्रॉइट है। मध्य प्रदेश में डेट्रॉइट के नाम से जाना जाता है पीथमपुर। बहुत ही फेमस है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया अगर अपन देखेंगे तो आपको कौन सा मिलेगा? पीथमपुर मिलेगा। वहीं पर अगर यहाँ पर थोड़ा सा जोग्राफिकली अपन देखें तो धार जो है आपका ये मालवा के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? मालवा के अंतर्गत। राइट, है ना, मालवा के अंतर्गत शामिल है ये। आप मध्य प्रदेश का जब गठन देखते हैं या मध्य प्रदेश के जब आप भौगोलिक विभाजन देखते हैं तो वहाँ पर आपको मालवा का क्षेत्र या मालवा का पठार देखने को मिलता है, उसके अंदर आपका धार जिला पड़ेगा। पहला पॉइंट।
दूसरा, धार के लिए आप यहाँ पर क्या याद रख सकते हैं, मालवा के अंदर तो पड़ रहा, मालवा में काली मिट्टी मिलती है, ब्लैक सॉइल मिलती है, तो धार में भी आपको कैसी मिलने वाली है, काली मृदा, काली मिट्टी। क्लियर, काली मिट्टी यहाँ पर मिलेगी, और काली मिट्टी मिलेगी तो यहाँ पर सोयाबीन, कपास वगैरह की खेती आप करते हुए पाए जाएंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थोड़ा हमारे पास कुछ डेमोग्राफिक डेटा है। डेमोग्राफिक डेटा मतलब आप ये याद रखिए वहाँ की जनसंख्या, वहाँ का सेक्स रेशो वगैरह कितना है। तो देखिए आपको जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जो याद रखना है, वही मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, उसके अलावा सारे पॉइंट्स हटा दिए गए हैं। अननेसेसरी डेटा आप याद नहीं रखेंगे, ऐसे अगर आप देखने जाएंगे तो 3 से 4 घंटे लग जाएंगे, तब आपको केवल मैं धार बता पाऊंगा, इतना डेटा मिल सकता है, लेकिन वो सब यूजलेस है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट हमें ज्ञाता बनना नहीं है। इस सीरीज का मीनिंग भी ये नहीं है कि मैं आपको उस जिले की इतनी सारी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि आप उसमें से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है वो ना जान पाएं। तो यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं को मैंने कवर किया है, पूरी जानकारी लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, यहाँ पर आपके पास लिखा है पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कितनी लिखी है, पॉपुलेशन आपके पास लिखी हुई है 2011 के अकॉर्डिंग, मतलब ये आपका जो है ये तो 2011 का है। कितनी है, 21,84,672, 21,84,672 ये जनसंख्या है वहाँ की। अब इसी जनसंख्या को आप किस में कन्वर्ट कर सकते थे, आप मेल का भी डेटा याद रखिए, फीमेल का भी डेटा अलग से याद रखिए। तो इतना डेटा याद रखने की जरूरत नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। आप सिंपली क्या करिए, एक बड़ा डेटा याद रखिए जो आपको पेपर में काम आने वाला है। राइट, तो 21,84,672 जो है वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ की जनसंख्या है। राइट, चलिए उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं सेक्स रेशो की। अगर बात की जाए, ये इंपॉर्टेंट होता है सेक्स रेशो, आपको ये याद रखना पड़ेगा। धार जिले का जो सेक्स रेशो है 2011 की जनगणना के अनुसार वो है 961। ठीक है, याद रखना 961 है। लिटरेसी रेट, साक्षरता दर मध्य प्रदेश में धार जिले की कितनी है, तो 60.57%। ये परसेंट में आएगी, किस में आएगी, ये परसेंट में। इसको थोड़ा सा आप यहाँ पर परसेंट भी ऐड कर सकते हैं। क्लियर, इतनी आपकी क्या है यहाँ की लिटरेसी रेट है। बस ये 3 फैक्ट आप धार जिले के बारे में याद रखिए। ठीक, डेमोग्राफी के बाद थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट की तरफ। अब हमारे पास यहाँ पर जो फैक्ट आता है वो रिलेटेड है आर्ट एंड कल्चर से। किससे रिलेटेड है ये, आर्ट एंड कल्चर। इसको आप बोलेंगे संस्कृति, कला एवं संस्कृति। ठीक है, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड है। क्या क्या पॉइंट्स है वो देख लेते हैं हम। देखिए, एक भगोरिया नृत्य जो आपका अलीराजपुर और झाबुआ का तो फेमस है ही, लेकिन ये भगोरिया जो है ये भील समुदाय द्वारा किया जाता है। और भील जनजाति अगर आप देखेंगे तो वो आपको धार डिस्ट्रिक्ट में भी बहुतायत में मिलेगी। इस वजह से भगोरिया पर्व जो है वो आपके धार जिले में भी मनाया जाता है। और मैंने कुछ पिक्चर्स लिए हैं, आप इनको देख लीजिए। कुछ इस तरीके की विचित्र वेशभूषा जो अपनी संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है, अपने संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती है, ऐसी वेशभूषा के साथ ये लोग अपने पर्व को मनाते हैं। और सभी लोग इकट्ठा होते हैं, अलग अलग टाइप के ये वादन करते हैं, अलग अलग टाइप के प्ले किए जाते हैं, अलग अलग झूले वगैरह है ना, ये इस टाइप से। और ये कुछ इनके खुद के बनाए हुए है ना, हाथों के द्वारा अपने बनाए हुए कुछ चीज़ों के यहाँ पर मेले टाइप का या दुकान भी ये लगाते हैं। ये है आपका भगोरिया के बारे में। ठीक, ये भी किस में था, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये भी आपका भगोरिया के लिए ही था। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करते हैं मांडू फेस्टिवल। इसका डबल क्वेश्चन है। कैसे, एक तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मांडू फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया जाता है, तो आपको इसका आंसर क्या बताना है। मांडू फेस्टिवल जो है धार जिले में आयोजित किया जाता है। और नहीं तो आप इसका डायरेक्टली आंसर कर सकते हैं कि मांडू फेस्टिवल जो है ये मांडू में आयोजित किया जाता है। मांडू या मांडव कुछ भी बोल दीजिए। ये कुछ पिक्चर्स है, ये हमारी गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट पर है। इन पिक्चर्स को आप देख लीजिए, अलग अलग टाइप के आपको यहाँ पर नृत्य की प्रस्तुति देखने को मिलेगी इस उत्सव में। ठीक है, और इनके कुछ फोटोज हैं बस। ठीक है, तो ये देख लीजिए, कुछ इस तरीके से ये प्रस्तुत किया जाता है। अब हम बात करते हैं स्पेशली हमारे मांडू के बारे में। ठीक है, मांडू का इतिहास मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ मांडू के बारे में। देखिए, जहाज महल, आपसे जनरली कभी आप पेपर देते हैं या इंटरव्यू वगैरह देते हैं तो वहाँ पर आपसे महल के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश के मांडू में महल जो हैं इनके बारे में आप बताइए। तो ये पिक्चर्स के थ्रू अगर आप याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे जहाज महल आपके पास है, जहाज महल कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, मांडू में है। उसके बाद नेक्स्ट अपन बात करेंगे तो हमारे पास हिंडोला महल है। हिंडोला महल बड़ी बड़ी दीवारें दिखाई देंगी आपको, थोड़ी सी इंक्लाइंड दीवारें हैं, शेप भी देखकर समझ में आ रहा होगा ये इंक्लाइंड है।
ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास अगला जो है वो है आपका रानी रूपमती महल, बहुत फेमस है। इनकी स्टोरी मैं भी आपको बताने वाला हूँ, रानी रूपमती और बाज बहादुर की क्या स्टोरी रही है उस समय की। इसके बाद है आपके पास अशरफी महल, ठीक, ये छोटा सा गेट टाइप का ही है, यहाँ से सीढ़ियाँ हैं, ऊपर थोड़ी सी जगह दी हुई है, अशरफी महल के नाम से जाना जाता है। देन हमारे पास है बहुत ही इंपॉर्टेंट और वो है होशंग शाह टोम, होशंग शाह का मकबरा। मांडू ही नहीं, केवल मध्य प्रदेश भी नहीं, भारत की या भारत से भी बाहर एक ऐसी बिल्डिंग या एक ऐसा टोम्ब जो बहुत ही फेमस है, क्योंकि ये जो टोम्ब है ये बना हुआ है संगमरमर का। किसका बना हुआ है? संगमरमर। और ये ऐसी कौन सी फेमस बात हो गई संगमरमर से बना है? तो ये फेमस इसलिए है क्योंकि ये भारत में, ऐसा लिखेंगे, भारत में संगमरमर की बनी पहली है, ठीक है, संगमरमर द्वारा निर्मित प्रथम बिल्डिंग लिख लें या टोम्ब लिख लें, मकबरा, ठीक है। संगमरमर का बना हुआ पहला मकबरा है, पहली बिल्डिंग मानी गई है ये, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। होशंग शाह के बारे में पढ़ेंगे अभी अपन, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास है दिल्ली दरवाजा, ठीक है। कई सारे दरवाजे हैं यहाँ पर, दिल्ली दरवाजा उसमें से बहुत फेमस माना जाता है। कुछ इस तरीके का एक गेट मिलेगा आपको यहाँ पर, पुरातत्व जो विभाग है सर्वेक्षण ने, उनने भी ये लिखा हुआ है वहाँ पर दिल्ली दरवाजे के बारे में। कहाँ पर है? तो याद रखना, दिल्ली दरवाजा मांडू में। उसके बाद आपके पास आती है खोरसानी दाल, ये इमली, बहुत फेमस, बहुत ही फेमस। ये है प्रोडक्ट ऑफ धार, हम इसको मांडू का नहीं बता रहे हैं, ये है आपका प्रोडक्ट ऑफ धार, ठीक है। यहाँ पर ये प्रमुखतया पाई जाती है, प्रमुख उत्पाद में आप इसका नाम याद रख सकते हैं। ये है प्रमुख उत्पाद, कहाँ का है? धार जिले का, ठीक है। क्या है ये? ये है इमली, खोरसानी इमली, ठीक, फेमस इमली है, अलग टेस्ट में है, टेस्ट भी बड़ा अच्छा आता है इसका। और ये कई सारी औषधि के रूप में भी काम करती है, और ये यूज़ की जाती है, इसके 4-5 यूजेस हैं अलग अलग, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है एक बाघ प्रिंट, ठीक, ये बाघ प्रिंट भी अपने आप में बहुत फेमस है। क्वेश्चन पूछा जाता है बाघ प्रिंट कहाँ पर किया जाता है, कहाँ का है, तो आप याद रखिएगा बाघ प्रिंट जो है ये आपका धार का है। उसके बाद नेक्स्ट अपन देखते हैं, धार की जो फसलें होती हैं उनमें सोयाबीन याद रखिएगा, अभी आपको मैंने बताया काली मिट्टी वाला क्षेत्र है तो यहाँ पर सोयाबीन तो होगा ही। उसके बाद है आपके पास बाघ की गुफाएं, ठीक है, ये बाघ की गुफाएं ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर है? तो धार जिले में, ये भी याद रखना है, बाघ की गुफाएं। आपको मैंने पहले ये लिखवा दिया है, लेकिन बस इसको आप पिक्चर वाइज देख लीजिए, है ना। अभी स्थिति इनकी थोड़ी खराब ही है ना, जर्जर अवस्था में हो चुकी है, पर ये बाघ की गुफाएं कहाँ है स्थित है, तो आप याद रखिएगा, ये आपके धार में आपको मिलने वाली है। ये कुछ फैक्ट्स थे। अब हमने जो अभी तक देखा, हमने क्या देखा? हमने पहले डेमोग्राफी मतलब ज्योग्राफी वाइज देख लिया है धार को, फिर उसके बाद हमने उसका पॉलिटिकल व्यू देख लिया, उसके बाद हमने उसका अभी ये जो आर्ट एंड कल्चर है ये भी देख लिया। अब हम बात करते हैं इसकी हिस्ट्री के बारे में, थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं क्या चीज़ है, कैसे आपको यहाँ पर पॉइंट्स मिलेंगे और क्या क्या आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं, कुछ एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। लगभग 9th सेंचुरी से लगाकर 9वीं शताब्दी से लगाकर 13वीं शताब्दी तक, ठीक है, 13th सेंचुरी एडी तक ये जो धार है ना, पूरा मालवा ही कहेंगे इसको, धार बोल दीजिए या पूरा मालवा जो रहेगा, ये मालवा जो है ये किसके अंडर में रहा? परमार वंश के। क्लियर? बहुत टाइम तक रहा, 400 साल लगभग इन लोगों ने क्या किया, यहाँ पर रूल किया। परमार वंश के अंडर में रहता है आपका धार, मांडू और आपका मालवा वाला क्षेत्र। यहाँ पर एक बहुत फेमस रूलर होते हैं जिनका नाम होता है वाकपति मुंज, ठीक। यहाँ पर अपन फेमस व्यक्ति की अगर अपन बात करें तो ये कौन है? फेमस रूलर जो है इनके, ठीक है, फेमस रूलर जो हैं वो कौन है? तो वो है वाकपति मुंज, ठीक है। और ये जो वाकपति मुंज हैं ये फेमस हुए, इनके बाद इनका एक भतीजे आते हैं जो वो भी बहुत फेमस होते हैं और उनको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, उनको आप कहते हैं राजा भोज। क्लियर? तो
राजा भोज। क्लियर। ये दो व्यक्ति के नाम याद रखना है। परमार वंश में ये बहुत ही फेमस रहे। राजा भोज तो और ही ज़्यादा फेमस रहे, इनके बारे में अपन कुछ बातें पढ़ेंगे। ये जो आपने वाकपति मुंज लिखा है ना, यहाँ से वाकपति मुंज से एक पॉइंट आप याद रखेंगे, आपको धार में क्या मिलने वाला है, तो धार में मिलेगा आपको मुंज सागर। क्या मिलेगा? मुंज सागर। क्लियर। ये मुंज सागर जो है एक तरीके की झील है आपकी, और ये आपको पूछा जाए कि मुंज सागर कहाँ है, तो आप आंसर करेंगे कि मुंज सागर जो है ये आपको मिलेगा धार में। ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये? अवस्थित धार में है। इनके बाद अपन बात करेंगे राजा भोज की। तो एक आपके ये फेमस रूलर हो गए कौन? वाकपति मुंज, और दूसरे हो गए आपके राजा भोज या किंग भोज। क्लियर। चलिए देखिए किंग भोज के बारे में। देखिए वो जो आपने कहावत सुनी होगी, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, तो वो इन्हीं के ऊपर बनाई गई है। यही वो शासक हैं, यही वो रूलर हैं जिनके ऊपर कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली की प्रसिद्ध कहावत बनी हुई है। ठीक है। चलिए अब राजा भोज जो है ना, राजा भोज इतने फेमस रूलर हुए, इतने फेमस हुए कि इनको एक उपाधि दी गई है, और वो दी गई है नव विक्रमादित्य की। ठीक है, क्या बोला जाता है इनको? नव विक्रमादित्य। ठीक, इनका एक अन्य नाम है नव विक्रमादित्य, ये याद रखना पड़ेगा आपको नाम इनका। ठीक है। चलिए अब ये व्यक्ति जो है ये सभी चीज़ों में, युद्ध में भी पारंगत थे, ये लिटरेचर भी इन्होंने बहुत अच्छे लिखे, इनकी संस्कृत भी बहुत अच्छी थी, ये धर्म कर्म में भी बहुत अच्छे थे। एक तरीके से ना कंप्लीट रूलर जो थे ना, वो थे आपके राजा भोज। इनके बारे में अगर अपन बात करें तो देखिए इनकी ना कुछ रचनाएं हैं, कुछ ग्रंथ हैं, उनकी अपन बात कर लेते हैं जो बहुत फेमस रहे हैं। राजा भोज के ग्रंथ जो हैं, वो राजा भोज के ग्रंथ देखिए कौन कौन से हैं। तो एक आप याद रखिएगा यहाँ पर, सरस्वती कंठाभरण। सरस्वती कंठाभरण। ठीक हो गया। दूसरा उसके बाद विद्या विचार, वाचस्पति। ठीक है, वाचस्पति। ठीक। फिर आप इनके बारे में याद रखना, इनने लिखा है, इनकी एक राजा भोज जो है ना, इनकी आपको 4-5 क्या मिलेगी, 4-5 रचनाएं या ग्रंथ मिलने वाले हैं। ठीक है। एक इन्होंने लिखा है चारु चर्चा। एक इन्होंने क्या लिखी है? चारु चर्चा। ठीक। उसके बाद क्या लिखा है इन्होंने? एक इन्होंने लिखा है राजमार्तंड। ये कुछ नाम है, ये इनकी रचनाएं भी बोल सकते हैं, ग्रंथ, या फिर आप इनको बोल सकते हैं इनकी रचनाएं। ठीक है, ग्रंथ या फिर रचनाएं, दोनों में इनके नाम आ जाते हैं। क्लियर। चलिए इसके बाद और एक दो देख लेते हैं हम लोग। सरस्वती कंठाभरण हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एक आता है बहुत फेमस है, सम्रागण सूत्रधार। सम्रागण सूत्रधार, ये आप याद रखिएगा, ये इनकी क्या है? ग्रंथ या रचनाएं हैं। ठीक। ये हुआ राजा भोज के बारे में। अब राजा भोज ने केवल क्या इतना ही काम करवाया था? तो नहीं, सुनिएगा, इनके काम तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी हमें देखना है। तो इन्होंने क्या क्या करवाया है देखिए। पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इनके कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन का मतलब इन्होंने क्या क्या बनवाया है। तो इन्होंने भोजपाल बनवाया, या आप इसको भोजताल समझ लीजिए। ठीक है। भोजताल की अगर अपन बात करें तो ये क्या है? तो ये है आज की डेट में आपको भोपाल में जो अपर लेक दिखती है ना, भोपाल की बड़ी झील। भोपाल की जो बड़ी झील है वो किसने बनवाई है? तो वो बनवाई आपके राजा भोज ने। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पर याद रखिएगा, जिसको मध्य प्रदेश के सोमनाथ के नाम से जाना जाता है, भोजपुर का टेम्पल। भोजपुर का शिव मंदिर जो है, भोजपुर का जो शिव मंदिर है वो किसने बनवाया? तो वो भी बनवाया है राजा भोज ने। ये कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा रायसेन में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इनके बारे में याद रखना कि इतिहासकार ये भी मानते हैं कि एंशिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें, प्राचीन दृष्टि से देखें, तो भोपाल जो है, भोपाल भी इन्हीं ने बनवाया था। तो नाम उसका दिया था भोजसर।
ठीक है, भोजसर बनवाया, और इसको भोजसर को आप बोलेंगे वर्तमान भोपाल। ठीक है, वर्तमान जो भोपाल है वो भी किसने बनवाया है, राजा भोज ने बनवाया। और कुछ चीज़ें तो मैंने आपको पहले बता दी है, जैसे इन्होंने सरस्वती मंदिर बनवाया था उज्जैन का। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर भी इन्होंने बनवाया है। बट ठीक है, आप मध्य प्रदेश के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इतना आपको याद रखना है। अब राजा भोज इतने फेमस क्यों होते हैं, है ना, वो इसलिए इतने फेमस होते हैं कि राजा भोज जो है ना, इनके बारे में एक बात बोली जाती है कि आपने गजनवी का नाम सुना होगा। गजनवी जिसने सोमनाथ पर आक्रमण किया था। जब गजनवी सोमनाथ पर आक्रमण करके गया तो राजा भोज को ये बात बहुत बुरी लगी। इन्होंने अपने आसपास के क्षेत्रों के राजाओं से सेनाओं को शामिल करने का आग्रह किया। सभी लोगों ने अपनी सेनाएं दी, और जो राजा भोज है इन्होंने आक्रमण किया था गजनवी के ऊपर। गजनवी के ऊपर नहीं किया था, एक्चुअल में क्या हुआ था, गजनवी का बेटा था। ठीक है, गजनवी का बेटा था, उसके ऊपर सालार मसूद करके उसका नाम था, उसके ऊपर आक्रमण किया था और उसको मार दिया था। तो ये मानते हैं कि इन्होंने जो सोमनाथ का है वो बदला लिया था, ऐसे इतिहासकार बात कहते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपन यहाँ पर हिस्ट्री में थोड़ी सी। देखिए, अगर हम लोग राजा भोज की बात करें तो राजा भोज जो हैं ये अराउंड, अलग अलग इतिहासकार इसके बारे में अलग अलग बातें करते हैं, लेकिन हम लोग याद रखेंगे यहाँ पर अराउंड 1000 to 1055। ठीक है, ये टाइम पीरियड रहा है जब राजा भोज ने क्या किया, शासन किया था। जन्म इनका 980 के आसपास होता है। ठीक, अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि राजा भोज के बाद, ये जो राजा भोज के जाने के बाद आपका उज्जैन या धार, मालवा या धार या आपका मांडू जो है, इनके ऊपर किनका रूल रहा। तो देखिए, अराउंड आपकी जो 14th सेंचुरी की जो स्टार्टिंग है, मतलब 14वीं शताब्दी की जो शुरुआत है, वहाँ पर 1305 में अलाउद्दीन खिलजी आ जाता है। 1305 जो था 1305 एडी में, 1305 एडी में अलाउद्दीन खिलजी आता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो होता है वो क्या करता है, वो आपके मालवा के क्षेत्र को या मांडू के क्षेत्र को जीत लेता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी वॉन मांडू, मांडू बोले या धार बोल देते हैं या मालवा बोल देते हैं, मालवा। क्लियर, मालवा को किसने जीत लिया, तो वो जीता अलाउद्दीन खिलजी ने। अब अलाउद्दीन खिलजी कब तक रहता है, तो अलाउद्दीन खिलजी तो रहता है, साथ में इसके बाद ये सल्तनत काल चल रहा था ना, सल्तनत काल मतलब वो जो दिल्ली सल्तनत वाली बातें थी वो चल रही थी। उसके बाद क्या होता है यहाँ पर 1344 में, आप यहाँ पर याद रखेंगे 1344 एडी में क्या होता है, तो एक व्यक्ति जिसका नाम अभी आपने देखा MBT। ठीक है, MBT मतलब कौन, तो यह है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो था, ये मोहम्मद बिन तुगलक आया और इसने 1344 में क्या करवाया था, तो यहाँ से आप याद रखेंगे धार का किला बनवाया था। ठीक है, धार फोर्ट कंस्ट्रक्टेड, धार का किला बनवाया था इसने। ठीक है, धार फोर्ट कंस्ट्रक्टेड। क्लियर, 1344 की बात है। ये सब चलता रहेगा और इसके बाद 1401 में आप नेक्स्ट एक डेट याद रख सकते हैं, 1401 एडी की। इस समय क्या होता है, इस समय मालवा के ऊपर एक नया स्वतंत्र शासन आता है, और वो स्वतंत्र शासन जो आता है वो खिलजियों का आता है, जिसमें एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम होता है दिलावर खान खिलजी। ठीक है, गौरी का आता है जिसका नाम होता है दिलावर खान गौरी। क्लियर, गौरी आते हैं इसके बाद कब, 1401 में। तो यहाँ पर आप याद रखना दिलावर खां गौरी ने, दिलावर खां गौरी जो है, ठीक है, इसने क्या किया था, इसने मांडू के ऊपर या आपका जो पूरा क्षेत्र है, दिलावर खां गौरी जो है ये यहाँ का गवर्नर हुआ करता था, और इसने अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। तो बिकम, यहाँ पर आप लिखेंगे इंडिपेंडेंट। क्लियर, ठीक, किसने किया था, तो दिलावर खां गौरी ने ये काम किया था, अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने का। और यहाँ पर फिर क्या स्टार्ट हुआ था, तो ये जो गौरी है ना, गौरी वंश स्थापित हो गया था। कहाँ पर, मालवा पर, मालवा पर गौरी वंश एक नया वंश था। जो गौरी आप सुनते हैं वो वाला गौरी नहीं, ये गौरी अलग है जो 1401 में आता है। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक। अब ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। अब इनका बेटा दिलावर खां गौरी जो है, इनका बेटा होता है जिसका नाम होता है होशंग शाह। इनका बेटा है जिसका नाम है होशंग शाह। ठीक, तो होशंग शाह जो है ये रूलर बनता है आफ्टर डेथ ऑफ दिलावर खां गौरी। दिलावर खां की गौरी की जब डेथ हो जाती है तो ये इसका बेटा होता है और ये क्या बन जाता है, रूलर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नेक्स्ट रूलर या नेक्स्ट एम्परर है ये यहाँ के। अब जब होशंग शाह गौरी जो है ना, होशंग शाह की भी जब डेथ होती है तो इसके बाद, होशंग शाह की डेथ के बाद हम यहाँ पर देखेंगे
एक्चुअल में होशंग शाह को मारा कैसे गया था? होशंग शाह को मारा गया था जहर देकर। ठीक है, होशंग शाह को क्या दिया गया था? पॉइजन दे दिया गया था। और किसने दिया था? तो वो दिया था इन्हीं के पहचान वाले व्यक्ति जिसका नाम था महमूद खिलजी ने। ठीक है, तो महमूद खिलजी जो है, यहाँ पर आप देखेंगे अगला जो है व्यक्ति वो महमूद खिलजी बनेगा। मैं यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ आपको, ये जो डेथ हुई है, इसकी जो डेथ है ना, वो हुई थी 1435 में, 1435 एडी में इसकी डेथ हो गई। तो अगला रूलर कौन बना? महमूद खिलजी बना। 1436 में महमूद खिलजी जो है ना, वो क्या बन जाता है? नेक्स्ट रूलर बन जाता है। ठीक, तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया, यहाँ पर ये नेक्स्ट रूलर बना। और जब ये नेक्स्ट रूलर बनता है तो इसने क्या किया था? इसने मांडू का जो नाम है, मांडू का नाम मांडू चल रहा था, तो इसने मांडू को शादियाबाद कर दिया था। क्या कर दिया था? मांडू का जो नाम था, मांडू को इसने क्या बना दिया था? इसने बोला था शादियाबाद। ठीक है, शादियाबाद। और शादियाबाद जब बनाया तो शादियाबाद का मीनिंग क्या था? शादियाबाद का मतलब था सिटी ऑफ जॉय, सिटी ऑफ जॉय। ये सिटी ऑफ जॉय जो आप बोलते हो आज मांडू का, वो ऐसे बनता है नाम। क्लियर यहाँ तक बात? अब महमूद खिलजी जो हुआ ये ख़त्म हो गया। और आपको इसके कई बाद 1550 के बाद में जब आप देखेंगे तो आपको एक व्यक्ति यहाँ पर दिखाई देगा जिसका नाम था बाज बहादुर। ठीक है, ये बाज बहादुर जो है, बाज बहादुर की स्टोरी ये है, क्योंकि जब बाज बहादुर का नाम लिया जाता है तो साथ में एक लेडी और आती हैं और उनका भी नाम फेमस था। वो नाम लिया जाता है रानी रूपमती का। क्लियर? रानी रूपमती कौन थी? तो रानी रूपमती ऐसा है कि रानी तो बाद में बनी, एक रूपमती नाम की कन्या है जो किसान की बेटी है, दिखने में बहुत सुंदर और गाती बहुत अच्छा है। तो हुआ ये कि बाज बहादुर जो है वो अप्रोच करते हैं रानी रूपमती को और रानी रूपमती उनसे शादी कर लेती हैं। दोनों ठीक ठाक रह रहे थे। ये बात पता चलती है इसी समय कंटेम्प्रेरी रहे हैं अकबर। ठीक है, इन दोनों के समकालीन कौन रहे हैं? अकबर। अकबर को पता चलता है कि रानी रूपमती जो है वो बहुत सुंदर कन्या है, बहुत सुंदर रानी है और गाती भी बहुत अच्छा है। तो अकबर आग्रह करता है कि इनको उनके कोर्ट में भेजा जाए। लेकिन जब ये आग्रह आया तो बाज बहादुर जो है वो क्या हो गया? नाराज़ हो गया। बाज बहादुर जब नाराज़ हुआ तो बाज बहादुर ने रिटर्न में लेटर जब लिखा तो उन्होंने ये लिखा कि आप एक काम करिए, आपकी बेगम को मेरे दरबार में भेजिए। ठीक है, इस बात से इन दोनों के बीच में क्या हो गया? युद्ध हो गया। अकबर की तरफ से आते हैं आदम खान। आदम खान युद्ध करते हैं बाज बहादुर से। अब बाज बहादुर जो है इस युद्ध में पराजय मिलती है इनको और बाज बहादुर चले जाते हैं। जब ये खबर मिलती है कि बाज बहादुर जो है, ये डबल स्टोरी है ना, कहीं जगह पर लिखा हुआ है कि बाज बहादुर भाग गए थे, कहीं पर लिखा है कि आदम खान ने इनको कैद कर लिया था। जब बात रानी रूपमती को पता चलती है तो रानी रूपमती ने आत्महत्या कर ली थी। किस तरीके से? जहर खाकर। ठीक है, तो रानी रूपमती की डेथ के बाद, अब रानी रूपमती की जब डेथ हो गई तो ये हुई थी सारंगपुर में। ठीक, बाज बहादुर की लव स्टोरी के बारे में अकबर को पूरी बात पता चलती है तो अकबर ना बाज बहादुर को रिलीज कर देता है, छोड़ देता है। बाज बहादुर जब बाहर आता है तो पता चलता है कि रानी रूपमती की डेथ हो गई है। तो इनकी कब्र पर जाकर बाज बहादुर अपना सर पीट कर अपनी जान दे देता है। अब ये जो पूरी स्टोरी हुई, इससे अकबर जो है ना वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा फील हुआ कि यार उसने इन दोनों की जो प्रेम कहानी थी उसमें विघ्न डाला। तो फिर वो क्या करता है? अकबर इन दोनों का मकबरा बनवाता है सारंगपुर में। और ये जो मकबरा बनवाया गया ये 1568 में बनवाया गया था। तो यहाँ से आप एक दूसरा पॉइंट याद रखेंगे कि ये जो है इन दोनों का जो है मकबरा बना हुआ है। ठीक है, रानी रूपमती और आपके बाज बहादुर का जो मकबरा है ये बना हुआ है। किसने बनवाया? तो अकबर ने बनवाया। ठीक है, पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अकबर ने बनवाया। दूसरा, अकबर ने बनवाया। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पर क्या याद रखेंगे कि इनका मकबरा है कहाँ पर? तो ये है सारंगपुर में। आज की डेट में ये आपको कहाँ मिलेगा? सारंगपुर में मिलेगा। दोनों का मकबरा पास पास में बनवाया। कब बनवाया था अगर ऐसा पूछ लिया जाता है, वैसे तो नहीं पूछेगा, पर 1568 की बात है ये। अब जब ये मकबरा बनवाया गया ना तो मकबरे के ऊपर अकबर ने बाज बहादुर और रानी रूपमती के लिए, दोनों के लिए कुछ एक पॉइंट लिखा गया, मतलब एक लाइन लिखी है, छोटी सी लाइन, एक टैग लाइन, एक बोलना चाहिए कि इन्होंने उनके लिए उनके सम्मान में कुछ बातें लिखी थी। कुछ बात में कुछ भी नहीं था, यहाँ पर इनके लिए लिखा था कि आशिक ए सादिक। ठीक है, या इसको एक काम करते हैं हम लोग अलग से लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे।
ठीक है, रानी रूपमती और आपके बाज बहादुर। तो बाज बहादुर जो है और आपकी रानी रूपमती, इन दोनों का जो आपका मकबरा है, ठीक है, इन दोनों का जो मकबरा है, मकबरे पर अंकित। किसने करवाया था ये? तो जिसने इनका मकबरा बनवाया था, किसने बनवाया है? अकबर ने बनवाया। क्या लिखवाया? तो बाज बहादुर के लिए इन्होंने लिखवाया आशिक ए सादिक, आशिक ए सादिक, सादिक, क्लियर? ये लिखा है इनके मकबरे पर बाज बहादुर के अकबर के द्वारा लिखवाया गया। और रानी रूपमती जो है इनके लिए लिखवाया गया शहीद ए वफा, शहीद ए वफा। ये दो चीज़ें, और इस तरीके से बोला जाता है कि अकबर के कारण क्योंकि इन दोनों की लव स्टोरी जो है वो अधूरी रह गई, इसलिए अकबर बहुत ही ज़्यादा इस बात के गिल्ट में था और ये मकबरा बनवाया था। तो मैंने ये जो अभी आपको बताया, ठीक है, ये है अपने धार के बारे में। धार डिस्ट्रिक्ट, अभी इसकी बहुत सारी बातें बताना वैसे तो बाकी हैं, एक चीज़ मैं आपको ठीक है, लेकिन अभी हम इसको किस तरीके से लेंगे, अब मैं एक और अनाउंसमेंट कर रहा हूँ आपको। कुछ दिनों बाद आपको एक क्विज़ मिलने वाली है, टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल जो है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वो टेलीग्राम जो चैनल है वो आपका किस नाम से है, तो आप उसको देख सकते हैं, दीप 1292 के नाम से, ठीक है, 1292। अगर आप टेलीग्राम पे ये सर्च करेंगे तो आपको बिल्कुल वहाँ पर ये चैनल मिलेगा, जिसमें आपको उसका जो नाम मिलेगा, नाम आपका कक्षा 13 ही मिलने वाला है ना। इसका जो नाम है कक्षा 13 मिलेगा, ठीक है। तो टेलीग्राम पर आपको मैं क्विज़ भेजता रहता हूँ। अब धार ज़िले के बारे में जो जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आएगी, जो जो न्यूज़ आएगी, जो जो आपके पास ऑप्शंस आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, उनको आप सॉल्व करिए और इसको एक बार फिर से देखिएगा, जिससे आपको पूरी तरीके से याद हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट जिले के साथ में, अगले जिले के साथ में, अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।